नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामनवमी के बाद हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में भड़की हिंसा, दिल्ली पुलिस एक्शन में 14 लोग गिरफ्तार। राज ठाकरे ने दिल्ली हिंसा पर दिया बयान, जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाना चाहिए, तभी समझ आएगा। अखिलेश यादव को एक और झटका, सपा से नाराज आजम खान ओवैसी की पार्टी में हो सकते हैं शामिल, आईएमआईएम ने दिया न्योता। कोरोना महामारी पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, ट्वीट कर कहा 5 लाख नहीं 40 लाख लोगों की गई जान। पीएम मोदी की चिट्ठी का पाकिस्तान सरकार ने दिया जवाब, भारत के साथ चाहते हैं शांति के रिश्ते। आज की सबसे पहली खबर हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली में भड़की हिंसा पर। रामनवमी के बाद हनुमान जयंती पर भी ठीक वैसे ही हिंसा भड़की है जैसे रामनवमी पर 7 राज्यों में भड़क गई थी। हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों पर पथराव किया गया। उपद्रवियों ने खड़े वाहनों के अलावा पुलिस के कुछ वाहनों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। पुलिस ने साजिशकर्ता अंसार को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही 14 लोग भी हिरासत में लिए गए हैं। हिंसा के बाद दिल्ली की किलेबंदी की गई है और गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ की 5 कंपनियां भेजी हैं जो पुलिस की मदद करेंगी। डॉक्टर साहब, ये हिंसाएं प्री प्लान्ड लग रही हैं, क्यों निशाना बनाया जा रहा है हिंदू पर्व को? देखिए, प्री प्लान तो है ही, मॉडल एक ही ऐसा है जी। जो करौली में हुआ कि यात्रा गुजर रही है, शोभा यात्रा, अचानक से पथराव, चाहे खरगोन देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए, और हर जगह साजिश का खुलासा हो रहा है जी। पीएफआई का रोल भी सामने आ रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पत्थर, गोली, तलवार सब पहले से ऑर्गेनाइज्ड जी। और पुलिस की जो सबसे बड़ी गलती हुई कि ये जो जगह है जहां पे ये सब कुछ शुरू हुआ, जहांगीरपुरी, सी ब्लॉक, कुशाल चौक जी, ये तो शाहीन बाग का अड्डा था। ये जो अंसार पकड़ा गया, जिसको पकड़ के लेके गई है, जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जी, ये कौन है? यही तो यहां से लोगों को लेकर के जाता था शाहीन बाग, जाफराबाद, 5-7 बसेस रोज इसी मस्जिद के सामने से। ये तो सेंसिटिव, ये तो अड्डा है जी। ये तमाम आरोपी जो 5-7 लोग, जो 15 लोग जो पकड़े गए हैं, इसकी कुंडली खंगाली जाएगी, मालूम चलेगा ये यही जो सब जिन लोगों ने दंगा कराए उनके साथ ये वेल कनेक्टेड आदमी में से है ये लोग। धर्मशाला बना दो देश को। जिस जगह पे ये काम हुआ है वहां पे सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। बॉम्ब भी मार देंगे, हत्या भी कर देंगे, रेप भी करेंगे, सब कुछ कर देंगे और गायब हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस ढूंढते रह जाएगी। और दिल्ली का मुख्यमंत्री पता नहीं किस बिल में घुस गया है, शांति की अपील कर रहे हैं, मुंह से आवाज नहीं निकल रही कि दिल्ली के अंदर में गुड फ्राइडे के दिन हर ऑलमोस्ट ऑल जगहों पे क्रिश्चियन कम्युनिटी का इसी तरह का शोभा यात्रा निकला, जैनयू का निकलता है, ताजिया भी निकलते हैं, कभी कोई पथराव नहीं होता। लेकिन हिंदुओं की शोभा यात्रा इस देश में निकलेगी तो इस पीएफआई, ये कट्टरपंथी, ये मौलवी मौलाना और सेकुलर इंडस्ट्री, सेकुलर पार्टियों के दलालों के द्वारा इसको मन बढ़ा दिया जाए कि भाई जब हिंदू अपने ही देश के अंदर में अपने ही त्यौहार को वो नहीं मना सके, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सिर्फ देखिए, दिल्ली दंगे में चल रहा, ये देश में तो बड़ा लुंज पुंज चलता है, सारे साजिशकर्ता पकड़े गए हैं, अभी तक
सुनवाई चल रही है। दिल्ली दंगों के केस को फास्ट ट्रैक तरीके से अगर केस को डील किया गया होता, 10 लोगों को उम्र कैद देकर के जेल में ठोक दीजिए, देखिए सब लाइन रास्ते पे आ जाएंगे। लेकिन ये देसी लुंज पुंज तरीके से चलता है। हिंदुओं की यही हस्र होने वाली है, यही हस्र होगा भी। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ दिल्ली हिंसा पर दिल्ली पुलिस और सरकार का रवैया सख्त है, तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे ने दिल्ली हिंसा पर बड़ा बयान दिया है कि पत्थर फेंकने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। हमारे हाथ बंधे नहीं हैं, हम भी पत्थर उठा सकते हैं। उनके हाथों में जो हथियार हैं वो हमें हाथों में लेने के लिए मजबूर न किया जाए। दिल्ली में हुए घटनाक्रम का जवाब वैसा ही होना चाहिए। तो वहीं 5 जून को वो अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। डॉक्टर साहब, राज ठाकरे का ये जो बयान है किसके लिए चेतावनी है? देखिए, राज ठाकरे ये जो बयान उन्होंने दिया है, ये आज ज्यादातर हिंदुओं के दिमाग में यही चल रहा है। जी। एक वीडियो में देख रहा था जहांगीरपुरी की, एक महिला ने अपने छत से लिया, भोलेनाथ का नाम ले रही है, हनुमान जी का नाम ले रही है कि ये शांति कर दो, अब ये सब झगड़ा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और कुछ तस्वीरें एमपी से हमने देखी थी, महिलाएं छत पर से पत्थर चला रही हैं, वो बाद में बुलडोजर चला। जी। ये फर्क है, इस फर्क को समझना जरूरी है। राज ठाकरे ही बोल रहे हैं, राज ठाकरे बयान तो दे रहे हैं, लेकिन वो एक सच्चाई बयां कर रहे हैं। जी। दिक्कत क्या है इस देश के अंदर में, हर चीज में राजनीति घुस जाती है। यूपी के अंदर किसी भी शोभा यात्रा, किसी भी रैली के ऊपर कोई एक पत्थर तू मैं तक नहीं हुआ। जी। कुछ जगह से तस्वीरें आई, मुस्लिम समुदाय के लोग फूल बरसा रहे थे। अच्छा है, यही सामाजिक समरसता का तस्वीर जो है आनी चाहिए हर जगह से। लेकिन कैसे आएगा? जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा ना, तब तक नहीं। केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, उनकी जिम्मेदारी है। ये जो जहांगीरपुरी का जो इलाका है, जो इलीगल बस्तियां बसाई गई हैं, जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी ने बकायदा रेड कारपेट देकर के बसा रखा है, बुलडोजर चलाइए। दिल्ली में अगले 10-20 सालों तक किसी हिंदू रैली के ऊपर, शोभा यात्रा के ऊपर एक कांच का टुकड़ा, एक पत्थर तक नहीं गिरेगा, फूल बरसाते हुए नजर आएंगे। यही तरीका है योगी आदित्यनाथ का, जो एक रोल मॉडल होना चाहिए। क्योंकि हमला करने का अगर पैटर्न है, हमला करने का एक मॉडल क्रिएट है, तो इस हमले से कैसे डील किया जाता है उसका भी मॉडल देश में उपलब्ध है। सवाल यही है कि सरकार क्या करेगी? चूड़ियां पहन करके बैठी रहेगी या फिर इनके ऊपर, इनके इलीगल कंस्ट्रक्शंस के ऊपर, ये जो बस्तियां बसा दी गई सरकारी जमीनों के ऊपर, उस पर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा? जी डॉक्टर साहब, एक तरफ राज ठाकरे का उद्धव सरकार को झटका, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए एक झटका है। आजम खान को लेकर बड़ी खबर है। सपा से नाराज बताए जा रहे आजम खान को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। पार्टी ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान को उसके लिए चिट्ठी लिखी। 3 पन्ने की चिट्ठी में लिखा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की कतई हमदर्द नहीं है, वो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह समझती है। पार्टी ने आजम खान से जेल में मुलाकात का समय भी मांगा है। डॉक्टर साहब, अखिलेश यादव से नाराज आजम खान क्या ओवैसी का हाथ थाम सकते हैं, और ये सपा के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मुसलमान न किसी सपा के हैं, न बसपा के हैं, न कांग्रेस के हैं। दिक्कत कुछ और है। आजम खान ओवैसी की पार्टी में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोई आसमान टूट जाएगा, कोई बहुत बड़ा करतब हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। और बड़ा जल्दी रियलाइजेशन हो रहा है भाई आजम खान और इन लोगों को, मुस्लिम नेताओं, बहुत सारे लोगों को, कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के हमदर्दी नहीं दिखाती, वोट बैंक की तरह ट्रीट करते हैं। भाई, वोट बैंक बनने को तैयार हो। जो खरे चौराहे पे जो समुदाय बिकने को तैयार हो, तो खरीदार तो होंगे ही। तो कभी कोई
कांग्रेस खरीदने आ जाएगा, कभी समाजवादी खरीदेगा, कभी बीएसपी खरीदेगा, कहीं पे दूसरे बाजार में आरजेडी खरीदेगा, तो तीसरे बाजार में एनसीपी खरीदेगा। और जो बिकना चाह रहा है उसको तो वो तो उसका कोई भी दाम लगा देगा। यही हालत हो गई है मुसलमानों की। ये अपने लिए वोट नहीं करते। ये सवाल जो है बड़ा देख रहा हूं मैं, हर जगह टेलीविजन चल में आजम खान, अरे भाई आजम खान से क्या होना है? मुसलमान वोट करेगा वही जो भारतीय जनता पार्टी को हराता हुआ नजर आएगा। उसके लिए कोई जानवरों की भी पार्टी हो, अगर वो बीजेपी को हराती हुई नजर आएगी, ये सब पहुंच जाएंगे उधर ही वोट करने के लिए। तो वो ओवैसी भी तो भाषण दिए बहुत। ओवैसी की रैलियों में भीड़ आपने देखा होगा जी। कितनी भीड़ आती थी, और 0.0 माने 0.5% वोट भी नहीं मिला। जो रैली में आए, भाषण सुने, ताली बजाए, कहा कि भाई ओवैसी बड़ा अच्छी बात करते हैं, अब वोट जाकर के देकर के आगे समाजवादी पार्टी को। तो इनका तो कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग है ही नहीं है। ये वोट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, तो वही काम करेंगे। तो आजम खान जो डगरा का बैगन है, वो इधर से टगड़ के उधर चले जाए, उधर से टगड़ के उधर चले जाए, उससे कोई थोड़ी फर्क पड़ता है। आजम खान समाजवादी पार्टी में थे, तब भी मुसलमानों ने, जब उनको लगा कि भाई बीएसपी जीतने वाली है, मायावती जीतने वाली है, तो 2007 में मायावती को वोट दे दिया ना भाई। लोकसभा में लगा कि भाई कांग्रेस पार्टी को देना है, तो 2009 में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त मुसलमानों का वोट मिला। जब उनको लगा कि भाई समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने में है, तो वो दे दी। तो ये तमाशा चलता रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ अखिलेश यादव हैं तो वहीं राहुल गांधी ने एक नया राग गाना शुरू कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,21,551 हो गई है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन आंकड़ों को फर्जी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार किया है और ट्वीट कर कहा कि 5 लाख नहीं 40 लाख भारतीयों की मौत हुई है। मोदी जी न सच बोलते हैं न बोलने देते हैं, वो तो अब भी झूठ बोलते हैं कि ऑक्सीजन शॉर्टेज से कोई नहीं मरा। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी का ये दावा कितना सही और सच नजर आ रहा है? राहुल गांधी ने कल रात जरूर कुछ उल्टा पुल्टा चीज खा लिया होगा, इसलिए हैंगओवर में जो है वो इस तरह की बेहूदगी वाली बात कह रहे हैं। 40 लाख की काउंटिंग भी मालूम है इनको, 40 लाख का मतलब क्या होता है। 40 लाख लोगों की मौत हो जाएगी और देश में मालूम नहीं चलेगा। कोरोना से लोगों की मौत हो जाएगी, लोगों को मालूम नहीं चलेगा। भाई चलो भाई 1 लाख 1.5 लाख ज़्यादा आगे पीछे कर दो तो बात भी समझ में आती है, रीजनेबल बात करो जी। 40 लाख लोग मर गए, और अजीबोगरीब स्थिति है। जो मन आएगा सो आप बोल देंगे। क्यों? आपको टारगेट कहां करना है कि भाई मोदी सरकार ने कहा ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई, सिंपैथी लेने के लिए। माने मूर्खों के साथ बैठते उठते जो है राहुल गांधी भी मूर्ख बन गए हैं। ये वामपंथियों के चक्कर में कांग्रेस पार्टी अपनी ही कब्र खोद रही है इस तरह के उल्टे पुल्टे दलीलों को देकर के। अब ऑक्सीजन से किसी की मौत हुई है या नहीं हुई है, ये कौन तय करेगा? दिक्कत है ना, राहुल गांधी ने कभी कोई डिपार्टमेंट संभाला नहीं है ना, कभी कोई डिपार्टमेंट नहीं संभाला। कहीं मंत्री में रहे होते तो उनको समझ में आता कि देश की सरकार कैसे चलती है, कौन सा विभाग किसके पास है। ये कहां से बात शुरू हुई? किसी ने कह दिया होगा कि देखिए मोदी सरकार से पूछा गया था लोकसभा में कि वे कितने लोगों की मौत हुई, पार्लियामेंट में सवाल किया गया, मोदी सरकार ने कह दिया एक भी मौत नहीं हुई। तो उसको वो समझा दिया, हाँ मोदी सरकार ने कह दिया एक भी नहीं मौत हुई, चलो इसको इमोशनल इशू बनाते हैं, अब सच्चाई बताते हैं क्या है। भाई इनकी सरकार कहां कहां है, पहले वहीं से शुरू करते हैं। भाई राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत हुई, हाँ या ना? महाराष्ट्र में किसी की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई, हाँ या ना? भाई ये भी बता दीजिए कि केरल में किसी की मौत हुई, हाँ या ना? ममता बनर्जी कि बंगाल में किसी की मौत हुई, हाँ या ना? झारखंड में किसी की मौत हुई, हाँ या ना?
दिल्ली में किसी की मौत हुई है, हां या ना? राज्य सरकारें तैयार करती हैं कि किसकी मौत किस वजह से हुई। ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत हुई या नहीं हुई, ये तमाम राज्य सरकारों ने लिख के भेजा, ये केजरीवाल ने भी भेजा जी कि हमारे यहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। सरकार से सवाल पूछा गया, सरकार ने राज्यों से पूछा, राज्यों ने सब ने कह दिया कि नहीं हुई नहीं हुई नहीं हुई। तो आंकड़ा मोदी सरकार अपने से बनाएगी, आंकड़ा मोदी सरकार अपने से बनाएगी। सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र और केरल में हुई। एक जगह इसके सहयोगी की पार्टी है और एक तो खुद ये सरकार में है। तो कुछ भी अनर्गल बात आप कर दो, कुछ भी बकवास कर दो, सोशल मीडिया में डाल दो, उस पर प्रोपेगेंडा करो। इसलिए राहुल गांधी को देश में कोई आदमी सीरियसली नहीं लेता। चूंकि इस पर प्रोपेगेंडा हो रहा था, इसलिए आपने इस खबर को लिया। अच्छा किया। जो लोग दर्शक देख पाएंगे उनको समझ में आएगा कि भाई ये ऑक्सीजन के बगैर किसी की मौत हुई है या नहीं हुई, उसकी हकीकत क्या है। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की नई सरकार को पीएम मोदी ने पत्र लिखकर बधाई दी थी, जिसका जवाब शहबाज शरीफ ने दिया है। कश्मीर पर बगावती सुर ऊंचे करने वाले शरीफ के तेवर ढीले पड़ते नजर आए। पीएम मोदी की चिट्ठी के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की मांग करता है और क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ये बात पीएम मोदी की उस बात के जवाब में कही है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को जमीन से आतंकवाद को खत्म करने के प्रयास तेज करने चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या शहबाज शरीफ की अकड़ ढीली पड़ गई है? देखिए, शहबाज शरीफ भारत के मसले पे कुछ नहीं बोल सकते। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी विज़ावी इंडिया, वहां आर्मी उसको डिक्टेट करती है। जी। आर्मी को अब ये बात समझ में आ रही है कि भाई उनका पेंटागन से पहले से ही उनका कुछ नज़दीकियां शुरू से रही है। जी। उनको अमेरिका की तरफ से बहुत समर्थन भी मिला है, लेकिन ये चीन से नज़दीकी और जिस हिसाब से पाकिस्तान एक दलदल में फंसा हुआ है, वो पूरी स्ट्रेटजी आर्मी वो चेंज करने वाली है। जी। हिंदुस्तान से खराब रिश्तों की वजह से अमेरिका से रिश्ते खराब हुए ही हुए। जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामिक वर्ल्ड, उससे भी पाकिस्तान दूर चला गया है। कई सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। और उधर जिन जिन देशों से पाकिस्तान के रिश्ते खराब हुए हैं इस्लामिक मुल्कों में, उससे हिंदुस्तान के रिश्ते एकदम प्रगाढ़ हो गए हैं। जी। अब पाकिस्तान के सामने ऑप्शन है, आप हिंदुस्तान से दुश्मनी मोल लो, बाकी पूरे वेस्ट एशिया, अमेरिका, EU तमाम देशों से आपके अपने आप अलग थलग हो जाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान ने एक बात समझा रखी पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान के साथ अगर आप जाओगे तो हिंदुस्तान से कोई रियायत बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कीजिए। जी। और ये 1 पॉइंट एजेंडा कि पाकिस्तान को हर जगह आइसोलेट करना है, इस वजह से हिंदुस्तान को बहुत जगह पे बहुत बड़े बड़े फायदे हुए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।